हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट क्या होता है? मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में क्या होगा कि हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल छोड़िए, पहले सर्किट बनाते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, एक सर्किट 1 है, दूसरा सर्किट 2 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के फील्ड में टोटल 3 तरीके से हमारे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। सॉरी, सर्किट 3 कहाँ से आ गया? अभी तो 2 आएगा पहले, ठीक है। सर्किट 1 और सर्किट 2। तो इलेक्ट्रिकल के फील्ड में टोटल 3 तरीके से जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। कैसे कैसे? एक तो कंडक्टिव। कंडक्टिव क्या कि मैं इसके साथ कनेक्शन जोड़ दूँ डायरेक्ट। मैंने अगर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया है तो मतलब अब मेरी जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है आराम से, ठीक है। इस टाइप के कनेक्शन को अगर मैं सर्किट 1 से सर्किट 2 तक के लिए सप्लाई लेके जा रहा हूँ, इसको मैं कहूँगा कंडक्टिव कपलिंग, ठीक। दूसरी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कैपेसिटर में या फिर किसी भी बॉडी में अगर एक तरफ चार्ज है तो क्या करता है कि वो दूसरी बॉडी पे भी चार्ज इंड्यूस कर देता है, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, ठीक। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक कपलिंग, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। मैग्नेटिक कपलिंग में क्या होगा कि सर्किट 1 में या सर्किट 2 में हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दूसरे सर्किट से लिंक होगा और दूसरे सर्किट से लिंक होके अपनी जो एनर्जी है उस सर्किट के साथ शेयर करेगा, ठीक। इस सर्किट को अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करेगा। इस टाइप की कपलिंग को, इस टाइप की एनर्जी ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक कपलिंग, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो है एक सर्किट से दूसरी सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो म्यूचुअल कपलिंग या मैग्नेटिक कपलिंग की हमारी डेफिनेशन क्या कहलाती है? इंटरचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक। जब भी किसी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे म्यूचुअल कपलिंग। और वो जिस मीडियम से ट्रांसफर हो रही है, अगर वो कंडक्टिव है तो कंडक्टिव कपलिंग, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रांसफर हो रही है तो मैग्नेटिक कपलिंग हम उसको कहेंगे, ठीक। अगर इतना क्लियर है तो चलते आगे। देखो, अगर मैग्नेटिक कपलिंग हमें पता चल ही गया है कि मैग्नेटिक कपलिंग क्या है, तो मैग्नेटिक कपलिंग जो है सर्किट में कैसे बिहेव करेगी ये और देखते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है, ये हमारा इंडक्टर जिसके चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। अगर ये करंट I सप्लाई कर रहा है इस सर्किट में, तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ तो वोल्टेज इंड्यूस होगी, ठीक है। ये तो हमको मालूम है, ठीक। और वो वोल्टेज कितनी होगी? NdΦ/dt। ये भी हमें पता है, हमने पढ़ा है, पिछली जो वीडियोस हैं उसमें बताया है कि किसी में भी यहाँ पे जो वोल्टेज है EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। N है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इस कॉइल में कितने टर्न है? फाई है फ्लक्स। दूसरे पेन से बनाते हैं। फाई है वो फ्लक्स जो इसके चारों तरफ बन रहा है, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ, और टी तो टाइम है, टाइम इन सेकंड, ठीक। तो V इक्वल्स टू NdΦ/dt। क्या हो अगर मैं इसमें करंट से डिवाइड और करंट से ही मल्टीप्लाई कर दूँ? तो देखो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, Li इक्वल्स टू Nφ। जब हम इंडक्टर पढ़ रहे थे, जब हम इंडक्टर डिटेल में पढ़ रहे थे, तब मैंने ये फॉर्मूला बताया था, Li इक्वल्स टू Nφ। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि L इक्वल्स टू Nφ/I, ठीक है। L है इंडक्टर इन हेनरी, I है करंट इन एम्पेयर, N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, फाई है फ्लक्स इन वेबर, ठीक। यूनिट जरूर याद रखना, ठीक है। जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो देखो, Ndφ/di, क्या मैं इसको L लिख सकता हूँ? Nφ/I, क्या बचा ये? L, ऊपर क्या बचा? di अपॉन dt,
वोल्टेज का ये फॉर्मूला बहुत बार इस्तेमाल होगा इंडक्टर के लिए कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का क्या फॉर्मूला आता है, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन हेनरी, I है करंट इन एम्पेयर, T है टाइम इन सेकंड, V है वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक, ये टोटल वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर है, जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस बन रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए जो L1 है या I करंट I है, ये करंट I तो हमें पता है कि जो इस सर्किट में जो है फ्लो कर रही है। ठीक, जो इंडक्टर L है, अब क्योंकि ये कॉइल तो किसी के साथ लिंक नहीं है, इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो जितना भी इंडक्टेंस होगा वो सब क्या कहलाया जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, यहाँ पे L कहलाया जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, जिसकी वैल्यू है N डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे N है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, फाई है फ्लक्स इन वेबर, टाइम इन सेकंड। ठीक, इतना जरूर ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हो अगर इसके साथ कपलिंग करने के लिए, इसके साथ सर्किट में एनर्जी शेयर करने के लिए हमने इसके पास में एक कॉइल और बना दी। ठीक, तब हमारी क्या सिचुएशन बनेगी उसको और देखते हैं एक बार। देखिए वो कह रहा है मेरे पास ये करंट सोर्स, ये कॉइल, ये करंट सोर्स है I, इसकी वजह से जो EMF इंड्यूस हो वो है वोल्टेज V। ठीक, अब इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो है फाई 1। मैंने कहा ये मेरा सर्किट 1 है। अब मुझे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, इंटरचेंज करनी है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू करनी है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा सर्किट में लेके आऊँगा। दूसरा सर्किट बनाते हैं दूसरे पेन से। ये आ गया मेरा दूसरा सर्किट। अगर आप ध्यान दें तो देखोगे कि पहले सर्किट में और दूसरे सर्किट में आपस में किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन इन द सेंस कि वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। ये जो है इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, बीच में गैप है। ठीक, ये कैसे कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। इसका मैग्नेटिक सर्किट, इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये वाली कॉइल मेरी आ रही है। कौन सी कॉइल, सर्किट 2 की कॉइल। ठीक, अभी देखो इसका कुछ फ्लक्स जो है सर्किट 2 के साथ भी जो है लिंक कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, वो फ्लक्स जो सिर्फ सर्किट 1 के साथ है उसका कोई रिलेशन नहीं है सर्किट 2 के साथ, प्लस वो फ्लक्स जो सर्किट 1 का है लेकिन वो लिंक हो रहा है सर्किट 2 के साथ। ठीक, एक तो वो फ्लक्स जो सर्किट 1 का है लेकिन सिर्फ सर्किट 1 के साथ ही लिंक है, तो फाई 1 1। दूसरा फ्लक्स जो सर्किट 1 का है लेकिन वो लिंक हो रहा है सर्किट 2 के साथ। ठीक, अगर मुझे फाई लिखना है तो फाई के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखा जाएगा एल डी आई बाई एक सेकेंड बताता हूँ इसके। तो देखो अगर वोल्टेज की टर्म्स में बात की जाए तो वोल्टेज की टर्म्स में क्या बात होगी कि अगर मेरी वोल्टेज V1 है वो तो मुझे पता है L1 d फाई 1 बाई dt है। ठीक है, d फाई 1 1 आएगा। ठीक है, L1 d फाई 1 बाई dt टोटल फ्लक्स।
लेकिन अगर सर्किट 2 की बात की जाए, सर्किट 2 की, जिसके अक्रॉस वोल्टेज मेरी बन रही है कितनी, वोल्टेज 2, इसके नंबर अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है 2, तो वोल्टेज 2 कितना होगा मेरा, वोल्टेज 2 होगा मेरा N2 T512/dt। यहाँ पे 512 क्यों लिखा है, यहाँ पे 512 की लिखा क्योंकि जो वोल्टेज मेरी इंड्यूस हो रही है सर्किट 1 में, ये तो टोटल फ्लक्स के अक्रॉस हो रही है, तो मैंने जो है टोटल फ्लक्स यूज़ किया। लेकिन सर्किट 2 में जो मेरी वोल्टेज बनेगी वो सिर्फ वो बने उस फ्लक्स की वजह से बनेगी जो फ्लक्स मेरा सर्किट 2 से लिंक हो रखा है। सर्किट 2 से लिंक सिर्फ टोटल फ्लक्स नहीं हो रखा है, ये नहीं हो रखा है, सिर्फ 512 हो रखा है। तो जो इसकी वजह से ही मेरी वोल्टेज जो है सर्किट 2 के अंदर आएगी वो क्या जाएगी, ND512/dt। ठीक है, फिर से वही कि di/dt से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा, ये बन जाएगा मेरा M21 di/dt वोल्टेज 2। अब M क्या है, M है मेरा मैग्नेटिकली लिंक्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, M है मेरा मैग्नेटिकली लिंक्ड, ये करंट I1 की बात करेंगे। I1 की बात क्यों करेंगे, क्योंकि सर्किट तो ओपन है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन जो मेरी करंट I1 है वही मेरे से जो है लिंक कर रही है, इसी की वजह से जो है मेरा वोल्टेज इंड्यूस हो रही है सर्किट 2 में। ठीक है, इसमें अभी कोई अपना कोई करंट नहीं है, तो जो वोल्टेज इंड्यूस हुई वो करंट I1 की वजह से हुई। ठीक, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है मेरा M, कि कितना उसका कपलिंग हुआ। ठीक, M21 का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 2 कनेक्टेड विद कोयल 1। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। अब देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किसी भी कोयल का कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि वो कोयल जो है कितनी ज़्यादा आपस में क्लोज्ड है या टाइटली पैक्ड है। ठीक, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोयल एक के ऊपर एक लगाई हुई है, कि मैंने पहले एक कोयल बनाई और जो दूसरी कोयल है वो इसको टच किए बिना इसके ऊपर ही दूसरी बना दी। अब देखो, इसका कोयल 1 का जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोयल 2 के साथ भी जाएगा। तो ऐसे केस में अगर वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है, हम कह सकते हैं कि जो इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है तो हम जो हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, ये तो समझ में आता है। ठीक, और अगर ये दूर दूर होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू घट जाएगी, ये भी समझ में आता है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है वो मैं जस्ट अभी बता देता हूँ। ठीक है, और M की वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव रहती है, जो भी म्यूचुअल कपलिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो पोलैरिटी होती है, जो कोयल होती है, यही कोयल अगर मैं उल्टी करके लगा दूँ तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो -V2 होगा, ना कि V2 होगा। ठीक, जब वोल्टेज उल्टी हो जाती है, वोल्टेज माइनस में आती है, तो हम उसको रेफरेंस अगर हम लेके चलें, नॉर्मली हम जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं हम उसमें वोल्टेज का फेजर लेते हैं। तो जब वोल्टेज को हम फेजर रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो हम वोल्टेज को रेफरेंस दिखाने के लिए फिर हम उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को जो है हम उसमें नेगेटिव दिखाते हैं। लेकिन वो सिर्फ दिखाने भर के लिए है। अगर कभी पूछा जाए कि क्या हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो चीज़ एनर्जी दे रही है, एनर्जी सर्किट के अंदर बना रही है, वो चीज़ नेगेटिव कैसे होगी। ठीक, अगर मैं यही चीज़ इसको रिप्लेस कर दूँ, ये वाला सर्किट 2 होता, ये वाला सर्किट 1 होता, तो मेरी वोल्टेज क्या इंड्यूस होती है यहाँ पे, V1। तब मेरी V1 इंड्यूस होती M12 di2/dt। ठीक है, घबराना नहीं है इन चीज़ से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, या उन पैरामीटर्स की जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो देखो, ये चीज़ समझने से पहले समझते हैं डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कपल सर्किट।
डॉट कन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। डॉट कन्वेंशन क्या कहता है? डॉट कन्वेंशन ये कहता है कि देखो, अगर एक कॉइल मेरी ये है जिसका इंडक्टेंस 1 है, दूसरी कॉइल मेरी ये है जिसका इंडक्टेंस L2 है, ठीक। तीसरी कॉइल मेरी ये है जिसका इंडक्टेंस L3 है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो जो कॉइल L1 है उसमें जिस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स है, सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स है, उसी तरीके से बाउंडेड है हमारी कॉइल L2। उसमें भी देखो, अगर इसमें मैं कहूँ कि ये मेरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक, अपवर्ड साइड में रोटेट कर रही है, अपवर्ड साइड में रोटेट कर रही है, तो अगर L1 मेरी इस तरीके से बाउंडेड है, इसी तरीके से लपेटी गई है, L2 भी मेरी इसी तरीके से लपेटी गई है, तो L3 को देखोगे तो वो उसका अपोजिट बनी हुई है, ठीक। अगर L3 उसकी अपोजिट बनी हुई है तो होगा क्या कि अगर मैं इन सबको सीरीज में ऐड कर दूं, तो इंडक्टर सीरीज में ऐड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होगा क्या कि L1 L2 के साथ तो ऐड करेगा, लेकिन जो इसका इंडक्टेंस है वो अपोजिट वैल्यू जो है हमारी शो करेगा। जो नेट इंडक्टेंस होगा, नेट इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो L1 प्लस L2 प्लस L3 नहीं होगी, वो क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस L3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इंडक्टर जो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी चीज़ को हम जो है समझने के लिए कि हमको जो है गलती ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम सर्किट बनाते हैं तो हमको ध्यान नहीं रहता कि हम किस तरीके से जो है कोयल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें एक डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाने का मतलब, अगर मैंने कहा कि मैंने इस कोयल के स्टार्टिंग में डॉट लगा दिया जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मेरी जो है कोयल रोटेट कर रही है, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब इस तरीके से मैंने जो है कोयल को बाउंड किया हुआ है। अगर इसमें स्टार्टिंग में डॉट लगा दिया तो इसके भी स्टार्टिंग में डॉट लगेगा, ठीक। लेकिन इस सर्किट में मैं उस तरफ डॉट लगाऊंगा जिसके मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे जहाँ से वो रोटेट करते, इधर से तो मुझे ये डाउनवर्ड साइड में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं इधर से देखता हूँ, इधर से देखने में मुझे अपवर्ड दिखाई दे रही है, इधर से देखने में अगर ये मुझे अपवर्ड दिखाई दे रही है तो इसमें डॉट में लगाऊंगा इस साइड में, ठीक है। तो जिस साइड में हमने डॉट लगाया हुआ है हम ये मान के चलते हैं कि वो वाली साइड हमारी पॉजिटिव हो गई है, ठीक। अभी आपको समझ में आता है कि हम डॉट क्यों लगा रहे हैं। डॉट इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमें ये पता रहे कि दो कॉइल अगर हमने जो आपस में कनेक्ट करी है उनका जो नेट इंडक्टेंस है वो आपस में ऐड भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमेशा L1 प्लस L2 ही नहीं होगा, हो सकता है ये उल्टी लगी हो कोयल तो क्या होगा L1 माइनस L2 भी हो सकता है। तो नेट इंडक्टेंस हमारा कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो नेट इंडक्टेंस जो है सर्किट को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, वो सारी चीज़ देखने के लिए हम जो डॉट कन्वेंशन मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता तो चले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी तरह से सब एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोर्ट करके ज़्यादा हो रही है या एक दूसरे को रिपेल करके कम हो रही है, ठीक है। तो डॉट कन्वेंशन समझ में आता है। तो देखो, जब भी ये मैंने कहा कि ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि करंट मेरी डॉट की साइड से एंटर कर रही है, मैंने कहा डॉट की साइड से एंटर कर रही है, इसमें भी डॉट की साइड से एंटर कर रही है, लेकिन इसमें डॉट की साइड से लीव कर रही है, लीव इसमें बाहर निकल रही है डॉट की साइड से इसमें, ठीक। ठीक है, तो मेरा जो M है, जो मेरी जो वोल्टेज बनेगी या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो EMF इंड्यूस होगा वो तभी पॉजिटिव होगा जब मेरा दोनों कॉइल में L1 और L2 या तो दोनों में लीविंग स्टेज में हो, दोनों के दोनों लीविंग में हो, या फिर L1 और L2 दोनों के दोनों एंटरिंग स्टेज में हो। मतलब अगर दोनों कोयल में या तो करंट एक ही डायरेक्शन में, जिस तरफ डॉट लगाई हुई है दोनों तरफ से करंट जो है करंट एंटर कर रही है तो भी मेरा इंडक्टर ऐड हो जाएगा, अगर दोनों तरफ से करंट लीव कर रही है तो भी मेरा इंडक्टर ऐड हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक तरफ से ऐड कर रही हो, मतलब एक तरफ से करंट एंटर कर रही है, दूसरे सर्किट में करंट जिस तरफ से अगर डॉट वाली साइड से एंटर कर रही है तो उसमें लीविंग साइड से एंटर कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर L1 से लीव कर रही है
और L2 से पॉजिटिव और L2 से एंटर कर रही है। तो इस केस में हम कहेंगे ये नेगेटिव हो, ठीक है। इसका उल्टा भी नेगेटिव ही कहलाया जाएगा, नेट इंडक्टेंस नेगेटिव कहलाएगा, उनका सम जो है आपस में आके कम होगा। अगर मैं कहूँ कि L2 से लीव कर रही है, L1 से एंटर कर रही है, तो भी बात सेम ही रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अगर हमारे पास दो कॉइल है, इसका डॉट इस तरफ है, इसका डॉट इस तरफ है, नेट मैग्नेटिक कपलिंग कुछ भी नहीं है इनके बीच में, इनके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग अभी कुछ भी नहीं है। तो नेट इंडक्टेंस कितना होगा, ये L1 ये L2, तो नेट इंडक्टेंस मेरा हो जाएगा कितना, L1 प्लस L2। लेकिन अगर इसके बीच में कुछ कपलिंग हो रही होती, मैंने कहा ये मेरी कपलिंग है कितनी, M ही बोल देते हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ तो कपलिंग हो रही है, इनके बीच में कुछ तो कपलिंग हो रही है। तो अभी मेरा जो है, कहाँ गया डस्टर, अगर ये अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगे हुए हैं तो अभी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा सर्किट 1 है उसकी वजह से जो मेरा इंडक्टेंस फाई टोटल हो गया मेरा φ1 प्लस φ2, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने बना मेरा L d फाई बाई डी टी। एक सेकेंड इसको बताता हूँ। L1 d I1 बाई डी टी M12 M21, वो भी माइनस का, ठीक है। L d फाई I12 बाई डी टी, ये वाली वोल्टेज बनेगी इंडक्टर 1 की वजह से। कौन सी, कि मेरी जो L1 है उसका फ्लक्स, ठीक है, उसकी वोल्टेज माइनस जो मेरा कपलिंग हो रही है वो अभी माइनस की होगी, ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो। तो देखो दोबारा से वो करते हैं एक बार, कि अगर हमारे पास दो कॉइल हैं, या इसको एक सेपरेट टॉपिक बना देते हैं ना, ठीक है। देखो कपलिंग कैसे हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग, या तो पैरेलल में सीरीज, या फिर पैरेलल। सीरीज में कैसे, इस तरीके से, पैरेलल में कैसे, इस तरीके से, ठीक। अब इसमें भी दो केस मेरे बन सकते हैं, क्या कि या तो वो एडिटिव हो, एडिटिव मतलब कि जिस तरफ इसका डॉट है उसी तरफ दूसरी कॉइल का भी डॉट आ रहा है मेरा, तो मैं कहूँगा कि क्या, कि मेरे एडिटिव नेचर में, ठीक। अगर जिस तरफ सर्किट 1 का डॉट आ रहा है उसके दूसरी साइड में सर्किट 2 का डॉट आ रहा है, तो मैं कहूँगा क्या, कि ये मेरा जो है अपोजिंग नेचर में है, ठीक है। अगर जिस तरफ सर्किट 1 का डॉट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में मेरा सर्किट 2 का आ रहा है, तो अब ये सीरीज में होने के बावजूद भी एडिटिव नेचर में नहीं है, ये कैसा है, अपोजिंग नेचर में है। सेम, अगर जिस तरफ इसका डॉट है उसी तरफ इसका भी डॉट है, तो ये एडिटिव पोलैरिटी। और अगर जिस तरफ सर्किट 1 का डॉट है उसके अपोजिट साइड सर्किट 2 का डॉट है, तो वो अपोजिंग पोलैरिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसका जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या बनेगा। देखो होगा क्या, सीरीज के लिए बात करते हैं पहले, कि अगर हमारे पास सर्किट सीरीज में है
और सीरीज में एडिटिव नेचर में, सीरीज में भी कैसा है, एडिटिव नेचर में। तो एडिटिव नेचर में होने पे क्या होगा कि हमारा नेट इंडक्टेंस कैसा बनेगा, एक हमारे पास ये कॉइल है, दूसरी कॉइल ये है, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है। करंट तो पूरे सर्किट में एक ही रहेगा। इसके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग हो रखी है जिसकी वैल्यू है M। अब ये एडिटिव नेचर में तो दोनों की पोलैरिटी सेम साइड में होगी, इसमें भी एंटरिंग साइड में डॉट है तो इसके भी एंटरिंग साइड में ही डॉट है। ठीक, इतना क्लियर है। तो जो वोल्टेज बनेगी, जो मेरी वोल्टेज बनेगी V1, वो कितनी बनेगी, V1 या V टोटल या V इक्विवेलेंट, V टोटल बोल देते हैं, ये मेरी जो V टोटल बनेगी एडिटिव नेचर में है तो क्या बनेगा, L1 di/dt सर्किट 1 के लिए। अब पहले सर्किट 1 की बात करें तो पहले L1 di/dt, सर्किट तो पूरे करंट तो सर्किट में सेम ही है करंट, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है इसके साथ, मतलब इसके साथ जो कपलिंग हो रखी है वो है M12 di/dt, प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों की एडिटिव पोलैरिटी है। अब बात करते हैं सर्किट 2 की, तो L2 di/dt प्लस M21 di/dt। M12 मतलब कपलिंग ऑफ सर्किट 1 विद रिस्पेक्ट टू सर्किट 2, M21 मतलब कपलिंग ऑफ सर्किट 2 विद रिस्पेक्ट टू सर्किट 1। ठीक, अब क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक कपलिंग एक ही है तो M12 और M21 21, तो इसको लिख सकते हैं L1 di/dt प्लस M di/dt प्लस L2 di/dt M di/dt। अब वोल्टेज जो हमारी टोटल वोल्टेज है उसको मैं टोटल ये भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो L इक्विवेलेंट इंटू di/dt, इसमें से di/dt कॉमन ले लूँ अगर तो अंदर क्या बचेगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M di/dt, और यहाँ से मेरा L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया क्या, L1 प्लस L2 प्लस 2M। मतलब अगर हमारे पास दो इंडक्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है मैग्नेटिकली कपलिंग एडिटिव पोलैरिटी के साथ, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा नेट इंडक्टेंस का, L1 L2 डायरेक्ट ऐड नहीं हो जाएंगे, उसमें 2 मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग का भी योगदान रहेगा, उसमें वो भी ऐड होगा। ठीक, ये किसके लिए है, ये है सीरीज एडिटिव पोलैरिटी के लिए। ठीक, अगर सीरीज के लिए ये है तो अगर अपोजिंग में होगा, अपोजिंग में मतलब क्या होगा कि ये वाली जो डॉट है वो यहाँ पे ना होके कहाँ आ जाएगी, एंड में आ जाएगी। ठीक, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए करेंगे हम क्या, सीरीज की जगह, अरे सीरीज तो सीरीज ही रहेगा यार, अपोजिंग एडिटिव की जगह अपोजिंग हो जाएगा। अपोजिंग पोलैरिटी, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जो EMF इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक कपलिंग में अपोजिट साइड, अपोजिट वोल्टेज का होगा। तो उसमें क्या होगा कि इंडक्टर का L1 di/dt, उसके बाद जो M12 होगा वो माइनस के साइन का होगा। सेम L2 के लिए होगा कि जो M2 होगा मेरा वो माइनस साइन का होगा। ठीक, अब M12 M21 तो एक ही बात है, तो ये सर्किट बनेगा मेरा सेम, बस इसमें यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है ये आपको पता है, क्योंकि अभी जो मेरे इंडक्टर है उसका जो नेट इंडक्टेंस है एक दूसरे के साथ कपल होने के बाद क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है तो क्या करेगा, वो सपोर्ट करने की जगह और नेट इंडक्टेंस L1 प्लस L2 को भी कम कर देगा। ठीक है, अब जब अगर हमारा अपोजिंग पोलैरिटी का आएगा तो उसमें हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं हो रहा तो भाई एक बार मुझे बता दे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे एक बार बताएंगे तो मैं जो है उसको दोबारा जो है प्रॉब्लम को रिजोल्व कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर हमारे पास दो इंडक्टर हैं, दो इंडक्टर आपस में कपल्ड हैं, अब वो भी एडिटिव पोलैरिटी के साथ सीरीज में, तो L1 + L2 + 2m, और अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ है तो L1 + L2 - 2m। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होने पे क्या होगा, हमारा क्या फॉर्मूला उसका बनेगा। तो देखो पैरेलल के लिए जो डेरिवेशन है उसकी कभी पूछी नहीं गई है, और पूछी नहीं गई है तो उसको कराने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बिना बात जो है दिमाग पे बोझ बढ़ेगा, मतलब कुछ है नहीं। तो अगर मैं कहूँ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके, कभी कभी आते हैं एक्चुअली, सीरीज वाले के क्वेश्चन ज़्यादातर टाइम पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे पास, लेकिन अगर तो पढ़ ही रहे हैं तो उसको कर लेते हैं। अगर पैरेलल में एडिटिव पोलैरिटी के साथ है तो होगा क्या, ये सर्किट बना देता हूँ, ये डॉट इस तरफ, ये दूसरी डॉट भी इस तरफ, ये इंडक्टर L1, ये L2, इनके बीच में जो कपलिंग हो रही है वो हो रही है M की। ठीक है, तो इसका जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा, L इक्विवेलेंट वो बनेगा L1 L2 - m² अपॉन L1 + L2 - 2m। और अगर मेरे पास पैरेलल में अपोजिट पोलैरिटी के साथ होगा तो उसका सर्किट बनेगा मेरा ये। अगर ये इस साइड है तो दूसरी वाली इस साइड होगी। इसका इंडक्टेंस L2 है, इसका इंडक्टेंस L1 है। तो मेरा नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या बनेगा, L इक्विवेलेंट बनेगा मेरा L1 L2 - m² डिवाइडेड बाई L1 + L2 + 2m। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी किसी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बस यहाँ पे जो है प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। इस पे बेस्ड सिर्फ फॉर्मूले पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पैरेलल वाले में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, सीरीज वाले के लिए चीज़ें पूछी जाती है, उसके बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी आपको कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो मेरा म्यूचुअल कपलिंग है M, ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो मैंने कहा था कि अभी 5 मिनट में कराता हूँ, तो वो वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो भी बात कर लेते हैं। देखो, जो मेरे मैग्नेटिक कपलिंग है वो डिपेंड करती है एक तो इंडक्टेंस ऑफ सर्किट 1 पे, इंडक्टेंस ऑफ सर्किट 2 पे, इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K पे। यहाँ पे K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बताता है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है, देखो कि अगर मेरा एक सर्किट 1 है जो कि फ्लक्स φ1 दे रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो फ्लक्स φ1 की वजह से बन रहा है। ठीक है, दूसरा सर्किट इसके कांटेक्ट में आया, दूसरा सर्किट इसके कांटेक्ट में आने के बाद जो इस सर्किट का जो फ्लक्स है वो उसके साथ लिंक होने लगा। ठीक है, जितना फ्लक्स वो लिंक हुआ, वो फ्लक्स लिंक हुआ φ12, जाहिर सी बात है φ12 ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसने जो है 100% जो है अपनी तरफ से फ्लक्स प्रोड्यूस करा, लेकिन ये जो है 80% फ्लक्स ही इसके साथ लिंक हो पाया, बाकी जो 20% फ्लक्स था वो अकेला इस सर्किट के साथ ही लिंक है, उसका सर्किट 2 के साथ कोई लिंक नहीं बन पाया। ठीक है, तो अभी मैं कहूँगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वो 0.8 है। 0.8 का मतलब क्या हुआ कि सर्किट 1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो सर्किट 2 के साथ जो लिंक हो पाया वो उसका सिर्फ 80% ही लिंक हो पाया, वो पूरी तरह से 100% लिंक नहीं हो पाया। अब वो पूरी तरह से 100% लिंक कब होगा, जब वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक होंगे कि ये जो फ्लक्स है ये थोड़ा भी लीक नहीं हो पाए। तो मैं कह सकता हूँ कि K = 1 होगा कब, जब वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होंगे।
ठीक है, दो सर्किट अगर मेरे बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मेरा मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 होने का क्या कारण है कि मैंने एक कॉइल यहाँ बना दी, उससे बहुत दूर जाके दूसरी कॉइल यहाँ पे रख दी, ठीक। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहे कितनी भी दूर तक फैल जाए, वो इतनी दूर तक फैल ही नहीं पा रहा कि इस सर्किट को अफेक्ट कर सके, ठीक है। अगर इस सर्किट के साथ कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा है तो मैं कहूँगा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है 0 है, ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है, ठीक। अब अगर मैं इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड कर दूं तो सिर्फ नेट इंडक्टेंस L1 प्लस L2 ही आएगा, क्योंकि अब हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है तो M भी 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 कब होगा, जब मेरा ये इतने ज़्यादा टाइटली पैक होंगे कि ये जो फ्लक्स है वो थोड़ा भी लीक नहीं होगा, सारा का सारा फ्लक्स जो है जो फ्लक्स सर्किट 1 का बन रहा है वो पूरा का पूरा सर्किट 2 में ट्रांसफर हो जाए, पूरा का पूरा सर्किट 2 में लिंक करे, तो मैं कहूँगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है किसी भी कॉइल के लिए, ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का M/√L1 L2 या फिर M = K/√L1 L2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, दो क्या एक ही फॉर्मूला है, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करके जो डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ M है मेरा मैग्नेटिक कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो ये है कि इंडक्टेंस, कपलिंग नहीं कपल्ड, ICI कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग L1 है इंडक्टेंस ऑफ कोइल 1, L2 है इंडक्टेंस ऑफ कोइल 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया। तो अभी अगर हमारे पास दो कॉइल हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो कॉइल आपस में 80% कनेक्टेड है, 80% कनेक्टेड है, इसका इंडक्टेंस जो है 4 हेनरी है, इसका इंडक्टेंस जो है कितना, इसका इंडक्टेंस 8 हेनरी है, इसका इंडक्टेंस जो है 2 हेनरी है, और आपसे कहा जाए कि ये जो कॉइल है आपस में 80% कनेक्टेड है, तो बताइए नेट इंडक्टेंस कितना होगा। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो पूछा ये गया है 2 coils are %80 magnetically coupled, then calculate the net inductance, ठीक है। दोनों कॉइल हैं मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, लेकिन कितनी 100% कपल्ड नहीं है, 80% कपल्ड है। तो 80% कपल्ड होने का मतलब है कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है के वो 0.8 दिया हुआ है। नेट इंडक्टेंस निकालना है तो पहले तो M ही निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, L1 + L2 + -2M, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि प्लस हम लगाएंगे तब जब हमारी एडिटिव पोलैरिटी होगी, और माइनस हम कब लगाएंगे जब हमारी अपोजिंग पोलैरिटी होगी। इस सर्किट को देखो, अगर इसमें अगर मैं करंट लगाता हूँ तो इसमें करंट जो है पहली कॉइल में एंटरिंग स्टेज में डॉट लगा हुआ है, दूसरी कॉइल में एंटरिंग स्टेज में डॉट नहीं लगा हुआ, लीविंग स्टेज में जो है डॉट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो पहले M निकाल ले, M की वैल्यू है K/√L1 L2, K मुझे दिया हुआ है 0.8, L1 की वैल्यू कितनी है 8, L2 की वैल्यू कितनी है 2,
0.8 अंडर रूट 16, 0.8 इंटू 4, ये आ गया 3.2 हेनरी। तो L1 की वैल्यू 8 हेनरी, L2 की वैल्यू कितनी 2 हेनरी माइनस 2 इंटू 3.2, 10 माइनस 6.4, ये आ गया मेरा कितना 3.6 हेनरी L इक्विवेलेंट। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो क्या होगा 3 इंडक्टर दे देंगे या 4 इंडक्टर दे देंगे, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, इस पर बेस्ड जो मेरे क्वेश्चन और बनेंगे वो हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगली वीडियो में देखेंगे हम आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ मैग्नेटिक कपलिंग अगर होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफार्मर है और आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस पर जो है डॉट कन्वेंशन हमारा किस तरीके से काम करता है, क्या हमारी जो है मैग्नेटिक सर्किट का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही तो हमारा बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर उसी में ज़्यादा एनर्जी का हो रहा है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते ना डायरेक्ट ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के। ठीक, तो उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारा मैग्नेटिक कपलिंग का, तो ट्रांसफार्मर को स्टडी करेंगे एक बार। हालांकि जितना जरूरी है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तब उसमें जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें भी उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट बनता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड तो आप उसमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।